नमस्कार। आज के टॉपिक में कोशिका से संबंधित जितने भी तथ्य रह गए हैं, ये मिसलिनियस जितने भी तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को मैंने यहाँ पर संकलित किया है। इस लेसन को करने के बाद आपका कोशिका से संबंधित कोई भी प्रश्न जो समान अध्ययन में पूछा जाता है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो जीन वाला चैप्टर है, जेनेटिक्स वगैरह, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरीके से जीन प्रभावी होते हैं, बहुत सारे जेनेटिक्स रोग हैं, अनुवांशिक रोग हैं। तो जब अनुवांशिकता एक अलग चैप्टर में वहां पर पढ़ाऊंगा और उससे संबंधित उस चैप्टर को हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। गुणसूत्र, उसके अंदर डीएनए में जो जेनेटिक्स है, जो अनुवांशिक पदार्थ हैं, उससे संबंधित चैप्टर अलग से होगा, उसको अलग से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पर कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कोशिका की केमिकल कंपोजिशन की, रासायनिक संरचना की। देखिए, दो तरीके की चीजें कोशिका में पाए जाते हैं, दो तरह के तत्व हैं। एक है कार्बनिक तत्व, दूसरे हैं अकार्बनिक तत्व। कार्बनिक तत्वों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? लगभग 60% प्रोटीन पाई जाती है। अकार्बनिक पदार्थों में सबसे ज्यादा जल की मात्रा पाई जाती है। लगभग कोशिका में अकार्बनिक पदार्थों में 80% जल पाया जाता है, ठीक है। कोशिका में दो तरीके के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा कितनी है? 60%। और अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी है? 80% जल, ठीक है। अकार्बनिक में जल सर्वाधिक मात्रा में, ठीक। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि सबसे बड़ा कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो कोशिका का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है, न्यूक्लियस। आप देखते भी हैं, सबसे बड़ा अंग होता है। और सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है। सबसे छोटा राइबोसोम, मैंने बताया था आपको, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, जहां पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो यदि कोशिका के बाद कोशिका का सबसे बड़ा केंद्रक के बाद यदि पूछा जाए, तो केंद्रक के बाद जो सबसे बड़ा तत्व है वो है क्लोरोप्लास्ट जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, वो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। इस तरीके से, और जंतु कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस तरीके से क्रम है, तो आप देख लीजिएगा, इसको प्रश्न पूछ सकता है। यहां पर मैंने ये चीजें काफी बता भी चुका हूं, लेकिन मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैंने कोशिकांग और उसके जो आविष्कार करता है, जिन्होंने खोज की है, ठीक है, जैसे केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, तो जो आविष्कार करता है उनका मैंने यहाँ पे एक लिस्टिंग करवा दी है। इससे बाहर चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। सबसे पहले डीएनए की बात करें। डीएनए की खोज फ्रीडरिक मिशर ने की है। फ्रीडरिक मिशर, एक चीज मैं आपको बोल दूं, इनको जो है एग्जैक्ट ऐसे ही रट लेना है, ठीक है। यहाँ पर समझाने वाली कोई बात नहीं है, मैं समझाने में असमर्थ हूँ। ये सारी फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्ट बेस्ड जानकारी दे रहा हूँ। पीसीएस में फैक्चुअल ही पूछा जाता है, तो कृपया करके कम से कम इनको आपको एक दो बार वीडियो देख लेंगे मेरा, तो भी आपको याद हो जाएगा, अन्यथा की मात्रा में आप रट लें, ठीक है। केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, ठीक है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य की खोज कार्टी एंड डुजार्डिन द्वारा कोशिका द्रव्य की खोज की गई। नेक्स्ट है क्रोमोसोम, गुणसूत्र, इसकी खोज वाल्डेयर ने की, वाल्डेयर। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की। राइबोसोम का प्रयोगशाला में पहली बार राइबोसोम का संश्लेषण, उसे प्रोटीन संश्लेषण करने की क्रिया, ये नेमूरा द्वारा खोजी गई। नेमूरा एक पर्सन है, नेमूरा, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण पहली बार प्रयोगशाला में किसने पता किया? नेमूरा महोदय ने, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण वेंडा ने किया। नामकरण किसने किया? वेंडा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्सपर महोदय ने की, सिम्सपर, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए की संरचना हम लोग पढ़ेंगे, अनुवांशिकता जब पढ़ाऊंगा उससे संबंधित जो रोग होंगे, ठीक है, किस तरीके से अनुवांशिक रोग माता से बच्चे में आ जाते हैं। और एक और नया कॉन्सेप्ट अभी ब्रिटेन में तो उसको मान्यता भी मिल गई, डिजाइनर बेबी, ठीक है। जितने भी अनुवांशिक रोग हैं
उनको दूर करने के लिए एक डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट है, वो चीजें वहां पर हम लोग पढ़ेंगे, वो उसका इंतजार कीजिए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत किया गया, वाटसन और क्रिक द्वारा। लाइसोसोम डी डुबे, लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे महोदय ने। गाल्जी उपकरण, इसकी खोज कैमेलियो गाल्जी ने की, ठीक है, इसकी खोज कैमेलियो गाल्जी ने की। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, ठीक है, इन तथ्यों के बारे में तो जानेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ और मैं रोचक जानकारियां कोशिका के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि कुछ सरीसृप होते हैं, जैसे कि छिपकली, ठीक है, छिपकली से संबंधित और भी बहुत प्रजातियां होती है, रेप्टाइल्स, उनमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता। मैंने आपको बताया था कि मानव के अंदर 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 44 अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, 2 लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। फीमेल में XX, मेल में XY, ठीक है। उसी तरीके से कुछ सरीसृप होते हैं जिनमें लैंगिक गुणसूत्र नहीं पाए जाते, जैसे छिपकली, छिपकली के अलावा बहुत सारे सरीसृप, तो छिपकली हो गए, बहुत सारे सरीसृप हो गए जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अंडाशय, ठीक है, ओवरी। ओवरी में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संगति या मास, ठीक है, ये पीत पिंड कहलाती है। ओवरी यानी अंडाशय में पाए जाने वाले कोशिकाओं की संगति या मास पीत पिंड कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट है लसिका कोशिका, लसिका कोशिका, लिम्फोसाइट सेल, ये एक तरीके की WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, लिम्फोसाइट, ठीक है। इनका निर्माण लसिका कोशिकाओं में, लसिका कोशिकाओं में, लसिका ग्रंथियों में, तिल्ली में, लसिका ग्रंथियों में, तिल्ली में, ठीक है। इसके अलावा थाइमिन ग्रंथि होती है और अस्थिमज्जा, बोन मैरो, अस्थिमज्जा, थाइमिन ग्रंथि, लसिका ग्रंथि, ठीक है, और आपका तिल्ली। तो यदि प्रश्न पूछता है कि लसिका कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो तिल्ली में, और बाकी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्रश्न पूछा गया इसलिए मैंने जब बताना आवश्यक समझा। इसके अतिरिक्त स्टेम सेल के बारे में काफी क्वेश्चन पूछता है, स्टेम सेल, ठीक है। स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल एक विभाजित होने वाली कोशिका है, विभाजित होने वाली यानी स्वतः विभाजित होने वाली कोशिका है। स्वतः विभाजन स्टेम सेल का होता है जब हमारे शरीर में घाव हो जाते हैं, ठीक है, तो घावों को स्टेम सेल द्वारा ही भरा जाता है, घावों को स्टेम सेल द्वारा ही भरा जाता है, ठीक है। ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल एक विभाजनशील कोशिका है जिनमें स्वतः विभाजन की प्रक्रिया होती है। ये विभाजित होकर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे आवश्यक थी, बाकी फिर मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कभी बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ जानकारी है, इसको भी आप ले लीजिए। पहला है 2 कोशिकाओं के कोशाद्रव्य को जोड़ने वाली संरचना। आपको मैंने पादप कोशिका समझाई थी। पादप कोशिका को समझाते समय मैंने आपसे बताया था कि 2 पादप कोशिकाओं के बीच में मध्य पटल पाया जाता है। मध्य पटल एक तरीके से सीमेंट का काम करता है दोनों पादप कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का, ठीक है। और जब मध्य पटल घुल जाता है तो क्या होता है, कोशिकाएं ढीली हो जाती हैं। इसी प्रकार जब प्रारंभ में अपरिपक्व फल होते हैं, धीरे धीरे जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो क्या होते हैं, मुलायम पड़ जाते हैं। मुलायम क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि मध्य पटल धीरे धीरे जो है, जब शुरुआत में कोशिकाएं मध्य पटल से जुड़ी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे कोशिकाएं परिपक्व होती हैं मध्य पटल घुल जाता है। जब मध्य पटल घुल जाता है तो क्या होता है, कोशिका ढीली हो जाती है। इसीलिए जो कच्चे फल होते हैं वो कड़े होते हैं और पके फल मुलायम हो जाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे जब कोशिकाएं जो जुड़ी होती हैं आपस में, तो उनके एक कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है और दूसरी कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है, दोनों को आपस में जोड़ने का काम प्लाज्मोडेमाटा करता है। प्लाज्मोडेमाटा, ठीक है, कहां पाया जाता है? सेल वॉल में, कोशिका भित्ति में पाया जाता है। 2 कोशिकाओं के कोशाद्रव्य को जोड़ने वाली संरचना क्या है? प्लाज्मोडेमाटा। नेक्स्ट है कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग, ठीक है। मैंने आपको बताया था कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, ये दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक है, ठीक है। उसके बाद
पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टेड जो लवक होते हैं, मैंने बताया था हरित लवक, ठीक है, हरित लवक सबसे बड़ा कोशिका होते हैं। नेक्स्ट है कोशिका के किन कोशिकांगों में डीएनए पाए जाते हैं। कोशिका के डीएनए तो आपको बताया केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन धागे, ठीक है, जिनसे गुणसूत्र का निर्माण होता है, उसमें डीएनए पाए जाते हैं। यानी केंद्रक में तो डीएनए पाए ही जाते हैं, केंद्रक के अंदर अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है केंद्रिका में, ठीक है, और उसमें जो है डीएनए पाया जाता है। लेकिन कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त भी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल और सेंट्रोसोम यानी ताराकार, इन तीनों में डीएनए पाया जाता है, इन तीनों में भी डीएनए पाया जाता है। इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने यहाँ पे दी, यहाँ से कवर हो जाएगी। कुछ प्रश्न आपको मैंने बोला था कि जो चीजें रह जाएंगी तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लूंगा, आप उसके माध्यम से जवाब दे दीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं उनका जवाब दे दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, अरे अपरिपक्व फल पकने के बाद मुलायम क्यों हो जाता है। अपरिपक्व फल पकने के बाद मुलायम क्यों हो जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण मैंने बताया था, कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पटल की रचना किसके द्वारा होती है, मध्य पटल किनसे मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग में बायोप्लास्ट की संज्ञा दी गई है, किस कोशिकांग को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी गई है। मैंने ये सब प्रश्न आपको मैं करवा दूंगा, यदि आपको नहीं आएंगे एक बार सर्च कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, अन्यथा मैं सारी चीजें आगे जो है बता दूंगा। नेक्स्ट है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। नेक्स्ट है, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की गई है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, मैंने राइबोसोम्स के दो प्रकार पढ़ाए थे, 70S 80S, ठीक है, किस प्रकार के पाए जाते हैं आप बताएंगे। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका के किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली की संज्ञा से अभिहित किया जाता है, किसे आत्महत्या की सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है। नेक्स्ट है, मिर्च का लाल रंग किसके कारण से होता है, सब मैंने पीछे बताया है। नेक्स्ट है, बैगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, बैगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश श्वसन की क्रिया में कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं, फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, इसकी क्रिया में कौन कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें बची थी मैंने इसके माध्यम से करा दिया। कोशिका संबंधी समस्त जानकारी मैंने आपको दे दी, आगे जो भी चीजें होंगी लगातार आप तक पहुंचती रहेंगी। बिल्कुल से इत्मीनान से तैयारी कीजिए, अब बहुत कम समय बचा है, अपने आप को सकारात्मक रखिए, नकारात्मक ऊर्जा से बचाइए। जितना ज्यादा सकारात्मक रहेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। हाँ, एक बात और, आप लोगों से एक जो है मुझे गुजारिश करनी है, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो पूरी तरीके से फॉलो करें और पूरे विश्वास के साथ फॉलो करें। मैं देख रहा हूं पिछले कई समय से कि कुछ लोग कुछ वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद नहीं देखते, नेक्स्ट वीडियो देखते, बीच बीच में छोड़ के चल रहे हैं। आप एक बात का मैं आपको भरोसा दिलाना चाह रहा हूं कि किसी भी तरीके से मैं आपके भविष्य की बात है, आप यदि मेरे वीडियोस देखते हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पे आप मुझसे कुछ, मेरे ऊपर आपको विश्वास है, ये विश्वास बरकरार रखिए। मैं आपके भविष्य के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं, एक बार विश्वास बना लीजिए, किसी तरीके से आपके भरोसे को नहीं तोड़ूंगा, ठीक है। तो कृपया करके यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए। पहला वीडियो डाल दिया, पता चला आपने दूसरा नहीं देखा, तीसरा देख लिया, तीसरा देखा, चौथा देखा, ऐसा मत कीजिए, इस तरीके से आपको नुकसान हो जाएगा। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आपकी चीजें पता चल रही है मुझे कि आपकी क्या नीड है, कैसे आप चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए 2 से 3 घंटे, ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनाने पर मैं 2 से 3 घंटे पूरा रिसर्च करता हूँ, ठीक है, ताकि किसी तरीके से आपको आप तक मेरे द्वारा गलत जानकारी ना पहुंच जाए, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग सकारात्मक ऊर्जा के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कृपया करके अपनी ऊर्जा को स्प्रेड कीजिए ताकि सबको लाभ मिले। और अब एग्जाम का टाइम पीरियड है, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रहिए, ठीक है। 24 सितंबर में अब टाइम नहीं है ज्यादा, इसलिए ऊर्जावान बने रहिए, मैं आपके साथ हूँ। जहां तक जितनी, मैं कोई वादा नहीं करता, लेकिन जितना मैं करवा पाऊंगा मैं पूरी तरीके से करवाऊंगा, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।